बहुजन राजनीति को पूरी दुनिया में फैलाने का जो रोल, जो श्रेय, जो दारोमदार किसी एक इंसान को खासकर आज़ादी के बाद से जाता है तो वो हैं मान्यवर कांशीराम जी। उनका जन्मदिन 15 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर जेएनयू से पीएचडी किए हुए और बहुजन राजनीति में हिस्सा लेने वाले, उस पर पढ़ने वाले और प्रगतिशील राजनीति से जुड़े हुए डॉक्टर धर्मराज जी हमारे साथ हैं। आप कैसे मान्यवर जी के जो उनका योगदान है, उनकी खिदमत है, वंचितों के लिए जो उन्होंने किया, कैसे आप याद करते हैं? और जो लोग बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते हैं, आप संक्षेप में बताइए कि उनका क्या अहम रोल रहा है वंचितों की राजनीति को आगे बढ़ाने में। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए बुलाया। कांशीराम जी का जो जन्म दिन है 15 मार्च को, और कांशीराम जी का जीवन बहुत व्यापक रहा है, बहुत बड़ा रहा है। दुर्भाग्य से अगर आपने बहुजन राजनीति शब्द फ्रेज का इस्तेमाल किया, बहुजन राजनीति में एक सबसे महत्वपूर्ण नाम के रूप में कांशीराम जी तो हैं ही, लेकिन एक फ़र्क है। कांशीराम जी के पहले जो बहुजन राजनीति में संघर्ष हो रहे थे वह वैचारिक संघर्ष ज़्यादा था और ज़मीन पे उतरने के लिए संसाधनों की कमी थी। या यूँ कहें कि भारत की आज़ादी के पहले, चूँकि पहले भारत अंग्रेज़ों के सामने गुलाम था, अंग्रेज़ यहाँ शासन कर रहे थे, तो उसके पहले जितने भी बहुजन महानायक बहुजन समाज के लिए या कहें पूरे भारत देश में एक माहौल ठीक करने के लिए, समाज ठीक करने के लिए, उदात्त विचारों से ओतप्रोत करने के लिए, समाज को आगे सही दिशा में ले जाने के लिए जो महात्मा फूले जैसे लोग थे, और बाद में आधुनिक भारत में बहुत ही आधुनिक भारत के निर्माण में, प्रबुद्ध भारत के निर्माण में भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत उन्होंने भाषण दिए, बहुत लोगों को के बीच चेतना का और उनके बीच विचारों को बोने का काम किया। लेकिन कहीं एक जगह अंबेडकर हों या बड़े बड़े महान लोग एक जगह मात खा जा रहे थे। वो था कि ये लोग इतने लिखने पढ़ने का काम करते थे कि कहीं ना कहीं वैचारिक स्थापना करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लेकिन राजनीति में क्या है कि बुद्धिजीवी में और राजनेता में एक ज़रा सा कभी कभी फ़र्क भी हो जाता है। कम लोग होते हैं जो बुद्धिजीवी भी होते हैं, राजनेता भी होते हैं। महात्मा फूले, अंबेडकर, ये सारे लोग बुद्धिजीवी भी थे, राजनेता भी थे, लेकिन कांशीराम शुद्ध रूप से राजनेता थे। कांशीराम इतने ईमानदार नेता थे कि वे समझ चुके थे कि जिस देश में महात्मा फूले जैसे महामानव हो चुके हैं, पेरियार जैसे महामानव हो चुके हैं, डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानव हो चुके हैं, फिर भी प्रगतिशील समाज में भी इन महानायकों के प्रति उतना सम्मान नहीं है जितना होना चाहिए। इसका मुख्य कारण जो उन्होंने समझा वो ये समझा क्योंकि ये एक एक घर तक इन नामों को जानबूझ के पुरानी सरकारों ने, या कहें वही सरकार जिनके सरकार में खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ने नहीं पहुंचने दिया। तो कांशीराम जी ने एक ही बीड़ा उठाया जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके विचार कितने बड़े हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, यह तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि आपके विचार महान हैं तो वो विचार लोगों तक पहुँचे। कांशीराम ने सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ता अपनाया कि कांशीराम ने संकल्प लिया कि वे बाबा साहब के विचारों को, महात्मा फूले के विचारों को, पेरियार के विचारों को घर घर तक पहुंचा देंगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपने जीवन में और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अपने जीवन को झोंक दिया। और कांशीराम जी के इस संघर्ष को कौन आज के समय में नहीं जानता है कि पूरे भारत में, पूरे यूपी में विशेषकर साइकिल का पद यात्रा निकाल के, जो पद यात्रा करते हैं, कांशीराम ने तभी साइकिल यात्रा निकाली थी और पूरे देश के लोगों को, बहुजनों को विशेष रूप से जागृत करने का प्रयास किया, उनके भीतर चेतना का प्रचार प्रसार किया और उन्हें समझाया कि राजनीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कमज़ोर तबके का आदमी नहीं कर सकता है, बल्कि कांशीराम जी ने अपने साइकिल यात्रा के माध्यम से जहाँ जहाँ गए उन्होंने छोटी बड़ी सभाओं को संबोधित किया और जिस समाज के जिस व्यक्ति को समाज के आखिरी
लाइन में आखिरी पंक्ति में खड़े जिस व्यक्ति को कोई अपने पास बैठाना नहीं चाहता था, जो अपने साथ लाइन में खड़ा हुआ देखना नहीं पसंद करता था, एक भारत की सबसे बड़ी आबादी जिसको वोट देने के अलावा या जिनका वोट लेने के अलावा कोई उनकी भूमिका को नहीं पहचान पाता था, उस समाज के लोगों को कांशीराम जी ने एहसास दिलाया कि भारत हम सब का है और हम सब का भारत के संसाधनों पर बराबर हक है और यहाँ के राजनीति में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और उन्होंने ऐसे ऐसे सृजनात्मक नारे गढ़े जो बाद में चल के क्रांतिकारी साबित हुए और उसका असर पूरे देश में दिखा भी। बहन जी मायावती जैसी नेत्री तैयार हुई और बहन जी मायावती ने बहुत संघर्ष किया और बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी जिसके आज कम से कम आप बीएसपी की आलोचना कर सकते हैं या प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन बीएसपी पर बात किए बगैर आज तो प्रधानमंत्री भी भारत का नहीं चुना जा सकता है। वर्तमान समय में हम इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच के संघर्ष को देख रहे हैं। दोनों अलायंस का संघर्ष है कि बहन जी मायावती किस तरफ बयान देंगी और वह बयान किस पार्टी के, किस संगठन के, किस गठबंधन के पक्ष में जाएगा। बहन जी मायावती की स्थिति राजनीति में जितनी भी कमज़ोर लोगों को दिखती है, लेकिन कांशीराम की राजनीति का यह ताकत है कि बहन जी मायावती को तमाम आलोचनाओं के बावजूद न तो इंडिया अलायंस इग्नोर कर सकता है और न तो एनडीए अलायंस इग्नोर कर सकती है, बल्कि एनडीए जो पूरे भारत में अभी शासन कर रही है प्रचंड बहुमत के साथ, उस सरकार ने बहन जी मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बिना मतलब का, वो जो मुखिया भी नहीं है, उसके लिए वाई टाइप का सिक्योरिटी जो भी होता है इन लोग का बड़े बड़े लोगों को जो सिक्योरिटी दी जाती है, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी देने की बात आई थी। तो जाहिर सी बात है कि बहन जी मायावती को अपीजमेंट कर रही है भाजपा, तुष्टीकरण कर रही है और इसका श्रेय अगर किसी को जाएगा उस महामानव का नाम है, उस महानायक का नाम है मान्यवर कांशीराम। 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन है। कांशीराम जी को हम लोग सबको स्मरण करना चाहिए और ईमानदारी से जो देश के सबसे वंचित तबके के लोग हैं, उनसे जो पार्टियां उनसे जो वादे करती हैं, उनके लिए जो उनके हक हुकूक के लिए लड़ने की जो बातें करती हैं, उसके लिए हम सबको कांशीराम को स्मरण करके सबसे सवाल पूछना चाहिए और अगर उस सवाल का जवाब न मिले तो कांशीराम के रास्ते पर चुपचाप चल देना चाहिए। जेएनयू से डॉक्टर धर्मराज कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।